हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुनना। एक बार एक गधे और एक कुत्ते में बाजी लगी, और जिसको कहते हैं बाजी, कि कौन सबसे पहले शहर का उस सिरे पर जाएगा। माने इस सिरा पर खड़ा था और दूसरे सिरे पर पहुंचना था, कौन पहले जाएगा। और जो पहले जाएगा ना, वो इस शहर का राजा होगा। दोनों में ये शर्त लगी कि जो पहले इस छोर से उस छोर पहले पहुंच जाएगा, वो इस शहर का क्या बनेगा, राजा बनेगा। कुत्ता तो खुश था, अरे भाई हम तो तेज दौड़ते हैं और ये गधा जो है वो धीरे धीरे दौड़ता है, ये धीरे धीरे जाएगा, हम तो तेज दौड़ेंगे, पहुंच जाएंगे। इसलिए कुत्ता बहुत खुश था। कहा हाँ बिल्कुल सही, मान लिए तुम्हारी बात। दोनों की बाजी लगी, दोनों दौड़ना शुरू किए और दौड़ने लगे। तो रास्ते में जैसे ही आगे बढ़ा कुत्ता, अपनी मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में प्रवेश किया। बस उस मोहल्ले के जितने कुत्ते थे उसको घेर लिया। किसी तरह से आगे बढ़ा, फिर तीसरे मोहल्ले में पहुंचा कि वहां के जितने कुत्ते थे उसको घेर लिया। ऐसे ऐसे सबसे वो लड़ते लड़ते बेचारे पीछे छूट गए। और जब तक गधा जो है आराम से वहां पहुंचा हुआ था। जब कुत्ता पहुंचा तो देखा गधा को वहां बैठा हुआ। गधा पूछा, क्या कुत्ता भाई, क्या आप तो बहुत खुश थे, बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि हम तो तेज दौड़ते हैं, पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि हमारी बिरादरी के ही लोग हमको पहुंचने नहीं दिया, नहीं तो हम तो वास्तव में तुमसे आगे पहुंच जाते हैं। यानी हमारी समाज के लोगों की ये मनोभाव है कि अगर एक व्यक्ति तेज आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ता है तो उसके ही अपने लोग उसकी टांग खींचना शुरू करते हैं। ठीक है, सोच बदलो, देश बदलेगा। चलते हैं हम लोग, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पढ़ते हैं क्लास 11th हिंदी, दिगंत भाग 1। मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है झंकार। इसका हमने कहानी का, यानी जो कविता हमारी कविता का जो भी शीर्षक था, और कविता के माध्यम से हमारे कविवर मैथिली शरण गुप्त जी जो हमें बताना चाहते थे, तो वो झंकार के माध्यम से देश की आजादी के लिए उन्होंने बताया। तो हमने उनको आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करते हैं आपको हमारी वो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने देखा है तो। चलते हैं, आज पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त रचित झंकार पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, इन सारे प्रश्न उत्तरों को बताने की कोशिश करते हैं। बस करना क्या है आपको कि आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से देखिए, सारी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और हाँ मैं बता दूं आपको, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। लाइक और कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि जाते समय भूल जाते हैं, तो अब ये कर दीजिए लाइक कमेंट। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता, सुनिएगा। कवि ने शरीर की सकल सिराओं को किस तंत्री के तार के रूप में देखना चाहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि ने शरीर की सकल सिराओं को किस तंत्री तार के रूप में देखना चाहते हैं। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, मैथिली शरण गुप्त यानी अपने कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जैसे बीना का एक तार होता है, जैसे बीना में एक तार लगी होती है और तार ही ध्वनि उत्पन्न करती है, जितना उसको खींचोगे तानोगे, जितना खींचोगे तानोगे उतनी ध्वनि, और हाथों की सिराएं जैसे जैसे चलेगी तार पर उतनी ही ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक हमारी शरीर की जितनी भी सिराएं हैं, जितने अंग हैं, उस सब को उन्होंने बीना के तार कहा है। शरीर के जितने अंग हैं और जितनी क्या है सिराएं हैं, उन्होंने क्या कहा, उसको तार कहा है, बीना का तार कहा है। और वो तार यानी कि बीना को बजाने के लिए समर्पित है। ठीक वही तरह से हमारा ये शरीर, हमारी ये अंग देश को समर्पित है, देश के लिए मर मिटने को तैयार है। अर्थात कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मेरे शरीर का एक एक तार देश को समर्पित है, यानी अपना शरीर का एक एक अंग, तार का मतलब क्या, अंग, सिराएं, वो देश को समर्पित है। जैसे बीना तार को जितना खींचते हैं आवाज उतनी ही देती है, अपने देश के शरीर के अंगों को जितना हम लोग खींचेंगे, जितना हम उसको बजाएंगे, काम लेंगे, उतना ही देश का नाम आगे होगा। आप जितना ही आगे बढ़ेंगे देश का नाम उतना ही आगे होगा। क्लियर, यानी आप क्वेश्चन आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त अपने कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं
कि जैसे बीना में एक तार लगी होती है और वो तार को आप जितना खींचते हैं, जितना उसको बजाते हैं, ध्वनि उतनी ही मधुर और अच्छी निकलती है। यहाँ बीना के तार की तुलना अपने शरीर के अंगों से किया है। उन्होंने कहा है कि शरीर जितना ही आप खींचेंगे, शरीर को आप जितना ही अंग को आप देश के लिए प्रयोग करेंगे, देश उतना ही उन्नत की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। आशा करते हैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कवि को आघातों की चिंता क्यों नहीं है? देखिए, जब किसी से प्रेम हो जाए और प्रेम में मरना पड़े, कोई चिंता नहीं होती है। आपने देखा ही होगा, वो ना अपने यार का देहाती हिसाब में क्या कहते हैं, ब्रेकअप। ब्रेकअप ब्रेकअप में क्या होता है देखते हैं ना, अरे भाई दिल टूटा तो क्या टूटा, शरीर टूट जाना चाहिए। चलो गले फांसी लगा लेते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। अरे तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, किसी और को पटा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कहने का अर्थ है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फांसी उसी लगाना गलत बात है, ठीक है ना, इसीलिए तुमको ऐसे बोल दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमें प्रेम होता है तो अपने आप को मर मिटने, चोट आघात को हमें कोई चिंता नहीं होती है। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त जी को अपने राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि देश पर मर मिटने को तैयार है, देश पर मर मिटने को तैयार है। कहते हैं अपना सर्वस्व देश पर न्योछावर करते हैं, इसलिए कहते हैं मेरे शरीर का कोई भी आघात हो जाए, कोई भी चोट हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। यानी क्या कहा उन्होंने कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के सबसे अच्छे कवि माने जाते थे, उन्होंने क्या कहा कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम है, देश के नाम पर हम मर मिटने को तैयार हैं, अपना शरीर सर्वस्व देश को न्योछावर है। अगर इस न्योछावर में, देश की आजादी की लड़ाई में अगर हमें कोई आघात आती है, हमें चोट आती है, तो हमें कोई चिंता नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। कवि मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि देश की आजादी के लिए अगर हमें सर्वस्व लुटाने की भी बात हो, इसमें हमारा शरीर में कोई आघात हो जाए, चोट हो जाए, तो हमें कोई चिंता नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। कवि ने समूचे देश में किस गुंजार का नामक उठने की बात कही है? तो लिखेंगे आधुनिक भारत के आधुनिक कवि मैथिली शरण गुप्त जी। देश में स्वाधीनता लाने की बात, अभी हम किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय देश पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। अब ये अंग्रेजों के अधिकार में कवि अपने कविता के माध्यम से लोगों में, देश के लोगों में आजादी की लहर लाना चाहते हैं, आजादी की गुंजार लाना चाहते हैं। माने कि सब देश प्रेमी देश के लोगों को एक ऐसी भावना लाना चाहते हैं कि उठो, लड़ो, देश को आजाद करो। यानी गुंजार का मतलब क्या समझे? एक भावना, एक लहक, माने कि ताकि हम लड़ें, ऐसा लोगों में भावना लाने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता के माध्यम से लिखा है कि कवि देशवासियों को देश के आजाद करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आमंत्रित कर रहे हैं और कहते हैं कि पूरा देश आजादी का गुंजार में लीन हो जाए, माने देश आजादी लाने के लिए लीन हो जाए। जब इस तरह का धुन होगी लोगों में, इस तरह का एक क्या कहते हैं ललक, धुन होगा, तो फिर देश को आजाद होने से कौन रोक सकता है? जब आंधियां चलती है तो बड़े बड़े पर्वतों को उल्टा देती है मेरे भाई। जब हम लड़ेंगे तो क्यों नहीं लड़ाई होगी? और अंग्रेज का क्या दम है जो हम पर हावी हो सकता है? वही गधा वाला किस्सा नहीं सुना है, कुत्ता वाला, हमरे लोग ही हमको रोक देता है, नहीं तो हम तो कभी अंग्रेज को भगा देते नहीं। जैसे आपने पलासी की लड़ाई में सुना होगा, पलासी की लड़ाई में क्या हुआ था? अरे हमारे सिराजदौला कोई कम ताकतवर नहीं था, लेकिन हमारा ही आदमी मीर जाफर उसका क्या कर दिया? टंगड़िया खींच लिया, उसका विरोध कर दिया, जिसके कारण वो हार गए। नहीं तो आज अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं होता भाई मेरे। यानी कहने का अर्थ है कि देश की आजादी के लिए लोगों में एक ललक, एक धुन, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, आंधी तूफान लाने के लिए मैथिली शरण गुप्त अपने कविता के माध्यम से कहते हैं कि देश में गुंजार लाने की जरूरत है। क्लियर? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? कर पर हार, हाँ कर पर हार तू
भार नहीं यह तो प्यार है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे, सुनिएगा मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, कर प्रहार तू, यानी उपयुक्त पंक्ति आप लिखेंगे वहां पर जब इस तरह का रहेगा भावार्थ लिखने के लिए, तो सबसे पहले लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त रचित झंकार कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि कर प्रहार, हाँ कर प्रहार, अगर तुम मुझे चोट करते हो, तुम मुझे आघात करते हो, करो, कोई चिंता नहीं है मुझे। भार नहीं यह तो प्यार, तुम जितना मुझे प्रहार करोगे मैं समझूंगा कि देश के प्रति मेरा उतना ही प्यार और बढ़ेगा, कमेगा नहीं। तुम जितना मुझसे दूर जाओगे, जितना मुझे चोट करोगे, मेरा प्यार उतना ही बढ़ते जाएगा। कौन कह रहे हैं? कवि मैथिली शरण गुप्त अंग्रेजों को ये चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम मुझ पर जितना प्रहार करोगे, तुम्हारी हर एक प्रहार मुझे क्या लगेगी? प्यार लगेगी। क्योंकि हमें देश के प्रति प्यार है, तो वो प्रहार हमें कोई चिंता नहीं करने वाली नहीं है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त रचित झंकार कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कविवर अपने देशवासियों में एक प्रेम की भावना जगाने के लिए और अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए कहते हैं कि हाँ हाँ तुम प्रहार करोगे करो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। तुम जितना आघात करोगे, जितनी प्रहार करोगे, वह मुझे प्यार ही लगेगा। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर कहता है पंक्तियों के 100% व्याख्या करें। मेरे तार तार से तेरी, यहां लिखा हुआ है, मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी उंगलियों के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त रचित, क्या बोले? हाँ हाँ, तो यहां लिखा हो तो यहीं पर लिए। चलिए लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त रचित झंकार कविता शीर्षक से लिया गया। पहले तो आप इस तरह का रहेगा ना मेरे भाई, तो क्या लिखियो? उपयुक्त पंक्ति कविता का जो कवि होंगे उसका नाम लिखना, फिर कविता जिस कविता से लिया गया है वो लिखना, ठीक है ना? तो कविता भी याद करते चलना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब इस तरह का होगे तो फिर कविता का कहाँ से लिया गया ये तो जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि 1 नंबर वहां से मिलते हैं। तो आप कविता भी याद करते जाएंगे तो उसे पता चलेगा कि किस कविता का है। अभी हम पढ़ रहे हैं झंकार, तो हमको पता चल रहा है झंकार, लेकिन अब 10-15 दिनों बाद 25 कविता हम पढ़ लेंगे, तब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कविता का है? तो याद रहेगा तब ना। तो लिखना तो बता रहे थे, लिखना उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त रचित झंकार कविता से। ये इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि मेरे तार तार से तेरी, यानी मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक अंग से तान तान का हो विस्तार। तान का मतलब होता है आवाज, देश की आवाज के लिए विस्तार हो, यानी मेरा एक एक शरीर देश के नाम हो। मेरा एक शरीर का जो अंग है ना, वो देश के नाम हो, देश के लिए आवाज उठाए अपनी उंगलियों के धक्के से। जैसे हम लोग बीना पर, बीना के तारों पर उंगली के धक्के से जब आवाज देते हैं यानी लगाते हैं धक्का, तो उसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक आवाज उत्पन्न होती है, और वो ध्वनि सुरीली संगीत अच्छी महसूस होती है। वही कहते हैं कि जब हमारे शरीर का एक एक तार देश के नाम होगा, खोल अखिल श्रुतियों के द्वार, तो हमारी देश भाग क्या होगा? आजादी आएगी, देश स्वतंत्र होगा, और हम मतलब जो अंग्रेजों के अधीन हैं वो क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं। यानी कविवर अपने देश के लिए अपने एक एक शरीर के अंगों को बीना के तार के माध्यम से कहते हैं कि जैसे बीना में आवाज देती है, वैसे देश के लिए तुम आवाज दो, देश आजाद होगी। दूसरा पंक्ति यानी ख नंबर क्या कहता है, सुनिएगा मेरे भाई। कहते हैं ताल ताल पर भाल झुका हो, मोहित हो सब बारंबार, लय बंध जाए और क्रम क्रम से सम में समा जाए संसार। सुनना क्या कहता है? ताल ताल पर, ताल का मतलब वो मतलब समझना ढोलक वाला ताल, ढन ढन ढन। हाँ हाँ, बात वही है। वहां पर उन्होंने उदाहरण के रूप में क्या कहा है कि जब ताल अच्छी होती है भाई, ताल माने क्या? जब संगीत अच्छी होती है तो आपका कान न बड़ा उस तरह आकर्षित होता है, नजर तो सुंदर की ओर आकर्षित होती है। क्या कोई
महिलाएं पायल पहन के झुन झुन वाली चली जाए तो किताब तुम लोग कम पढ़ते हो कि तुम सिर उठा के देखोगे पहले उसको, अरे वाह, नहीं ऐसे बोलते हो, गलत बात है ये सब, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या बता रहे थे, ताल ताल, क्या कह रहे थे, ताल ताल, यानी कहने का अर्थ है कि एक एक ध्वनि जो होती है ना, सुंदर ध्वनि, उस पर हर लोग मोहित होते हैं। लेकिन यहां ताल का मतलब है हर एक कदम कदम पर, एक एक बातों पर भाल झुका हो, मेरा सिर झुका हो। एक एक ताल यानी एक एक कदम पर हमारा सिर झुका हो, मोहित हो सब बारंबार, और हमारे हर एक कदमों पर, हमारी एक हर बातों पर सारा संसार का सिर झुका हो। यानी कविवर मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि हमारी एक एक कदमों पर, हमारी एक एक बातों पर पूरा संसार मोहित हो, दुनिया के दृष्टि में भारत ऊंचा हो, ऐसा वे कह रहे हैं। लय बध जाए और करम करम से, जैसे हमने बताया था कि अगर हम गीत गाएंगे तो शायद अच्छा ना हो, लेकिन अगर कोई गायक जो पेशेवर गायक है, सुंदर गाने वाले, सुरीली आवाज वाले, नहीं, अगर वो गाएं तो वो गाना बहुत ही मधुर और अच्छा गाते हैं और लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो उसी तरह से लय बंध जाए करम करम से, अगर हम लोग सब एक लय में चले जाएं, देश के सारे वासी एक क्रम में आ जाए, एक बंधन के साथ लड़ें, एक विश्वास के साथ लड़ें, सम जाए सारा संसार, सारा संसार उसमें समा जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि एक उद्देश्य, एक विचार, एक योजनाबद्ध अगर हम लड़ें तो सारा संसार इसमें समा जाएगा। यानी हमारी सारी संसार हमारे सामने घुटना टेक देगी। यानी कि भारत तो दुनिया का विश्व गुरु है मेरे भाई, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब हम एक लय से, एक विश्वास से, एक आधार से लड़ेंगे तो पूरा संसार हमारे सामने में होगी, हमारी बात को मानेगी और हमारे सिर माने हमारे कदमों में वह अपना सिर झुकाएगी। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 6 क्वेश्चन क्या कहता है सुनते हैं। कविता का केंद्रीय भाव क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, कविता का केंद्रीय भाव, यानी कवि कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। ध्यान देंगे, यह कविता आजादी की लड़ाई के दौरान लिखी गई थी। स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी कवि थे वो लड़ते नहीं थे ऐसे फैटिंग फैटिंग वाला, गोली वाला, टिचका टिचका वाला, वो नहीं लड़ते थे। वो लड़ते थे किससे, अपनी लेखनी के माध्यम से। देश में, देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए वह ऐसे ऐसे जोशीले बात, ऐसे ऐसे बात लिखते थे कि पूरा देश पढ़ते पढ़ते आक्रोशित, आंदोलित हो जाता था। अर्थात ये कविता का केंद्रीय भाव क्या है, देश प्रेम। कविता का केंद्रीय भाव देश प्रेम है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता के माध्यम से केंद्रीय भाव क्या है भाई मेरे, याद रखेंगे तो देश प्रेम। आप लिखेंगे केंद्रीय भाव है देश को समर्पित है, विश्व के देशों में श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि सभी भेदभाव को समाप्त कर एक नए राष्ट्र का निर्माण, जहां के वासी सहयोग और मार्ग के आगे बढ़े। माने कहने का अर्थ है कविवर देश को ऐसा बनाना चाहते हैं, अपनी कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर लड़ें, देश आजाद होगा, आपसी सहयोग सद्भावना होगी और हमारा देश दुनिया के देशों में श्रेष्ठ होगा। ये कविता का केंद्रीय भाव है। आगे चलेंगे, नंबर क्वेश्चन 7 क्या कहता है सुनते हैं। कविता में सुरों की चर्चा करें, सजीव साकार होने का क्या अर्थ है। सुर का मतलब होता है लय, आवाज, ताल। सुर माने वो सुर ना आए, ठीक है ना, वो सुर वाला, हाथी वाला सुर नहीं। यहां सुर का मतलब क्या हुआ, ताल और लय। क्लियर। तो लिखेंगे कवि कहते हैं कि कोई संगीत किसी संगीतकार से निकले, कोई गीत अगर किसी पेशेवर संगीतकार से निकले तो वह बड़ी ही सुरीली होती है। हमारी कान को प्रिय लगती है तो लगती है, दिल दिमाग सबको प्रिय लगती है और हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, अर्थात यहां पर वो लय की बात नहीं किया है, उन्होंने कहा कि अपने देश के प्रति आप लय हो जाइए, आप अपने देश के प्रति दिल दिमाग सबको दे दीजिए। यानी आप उस तरह से प्रेम करें कि शरीर देने की जरूरत नहीं है, शरीर देने की जरूरत नहीं है, दिल भी दीजिए और दिमाग भी दीजिए, तब प्रेम प्रेम होता है। अर्थात कभी अपने देश को कहते हैं कि क्या दीजिए, दिल दिमाग शरीर सब दे दीजिए।
यहाँ कान दीजिएगा तो थोड़ी होगा भाई। यानी देश को समर्पित करते हुए उन्होंने लिखा कि लय का मतलब हुआ, सुर का मतलब हुआ देश के प्रति प्रेम को जागृत करना। और उसके लिए जैसे आप संगीत में, उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे आप संगीत में अपना दिल, दिमाग और कान दे देते हैं, ध्यान देते हैं, उसी तरह देश पर अपने अंग को न्यौछावर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। इस कविता का स्वाधीनता आंदोलन से कोई सांकेतिक संबंध दिखाई पड़ता है, वर्णन करें। तो लिखेंगे हाँ। अब क्या लिखेंगे, ये कविता से देश में सांकेतिक पता चलता है कि देश के आजादी के लिए लिखा गया है। उन्होंने कविता में क्या लिखा है, पहले कविता के माध्यम से लिखा उन्होंने हमारी एक एक तान जो है, एक एक अंग जो है वो देश को समर्पित है। तो लिखेंगे कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त अपने देश को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि हम देश को चाहते हैं कि देश हमारा आजाद हो, स्वतंत्र हो, ऐसा वो बनाने। यानी कविता में आपको देश प्रेम की भावना दिखाई पड़ती है, तो लिखेंगे हाँ, कविता में देश प्रेम की भावना दिखाई पड़ती है और कविता के हर एक शब्द देश को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णनात्मक कविता लिखने के लिए द्विवेदी युग कवि प्रसिद्ध थे, किंतु इस कविता में छायावादी कवि जैसे शब्द योजना, भावात्मक व्यक्ति की चेतना दिखाई पड़ती है। इस पर विचार करें। देखिए, समय बदलता है, समय के साथ स्थिति बदलती है। आप जहां आज हैं, आप इससे ऊंचे पदों पर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जहां हैं वहीं रहेंगे। ईश्वर ने चाहा, अच्छे से मेहनत करेंगे, नंबर अच्छी आएगी और आपका सिलेक्शन किसी अच्छे नौकरी में हो जाए। परिवर्तन हो गया, क्या घूमकर पीछे आओगे? नहीं ना आओगे। आज हमारे जो मैथिली शरण गुप्त हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्हें द्विवेदी कहा जाता है, उनके लेखनी के समय ये वर्णनात्मक कविता लिखते थे। क्या लिखते थे? वर्णनात्मक कविता और लिखते थे। लेकिन समय समय व्यतीत हुआ और इनकी भावना अब वर्णनात्मक नहीं लिख करके अब क्या लिखती है? छायावादी लिखती है। ये कैसा कविता लिखते हैं? छायावादी कविता और क्या कहते हैं उसको, कहानियां, ये सब लिखते हैं। हुआ क्यों? आपने रामायण पढ़ी होगी। रामायण में रामचंद्र जी जब जाते हैं कहां? जनकपुर, तो सीता जी की शादी वहां तय होती है रामचंद्र से। लेकिन जनक जी के 2 भाई थे, जनक जी एक और भाई थे, उनकी भी 2 बेटी थी और जनक जी की भी 2 बेटी थी। और यहाँ पर उनकी चारों भाई, यहाँ राम के 4 भाई और उधर जनक जी की चारों जो बेटियां हुई, उन चारों की शादी हो जाती है और एक साथ चारों विदा होती है। हस्तिनापुर सॉरी, ये अयोध्या आ जाते हैं। एक ही मरबे पर 4 का शादी, इधर 4 भाई उधर 4 बहन। ठीक है। और जब शादी हो जाती है, कुछ ही दिन बाद राम को वनवास मिलता है। तो राम के साथ तो उनकी पत्नी सीता तैयार हो जाती है जाने के लिए, लक्ष्मण भी चले जाते हैं। ये रामायण में जो हमारे रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि जी, उन्होंने भी लिखा, और गोस्वामी तुलसीदास ने उसका लिखा, वो भी उन्होंने लिखा। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी जो नई नई आई हो और उसका पति उसे छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हो, और वो पत्नी का क्या हुआ होगा, कभी आपने सोचा क्या? इन पर नजर न तो वाल्मीकि जी का गया, न तो तुलसी बाबा का गया, किसी का नहीं गया। और इस पर नजर किसका गया? तो मैथिली शरण गुप्त जी का गया। उन्होंने एक मतलब कहानी के माध्यम से उन्होंने लिखा था, जानते हैं क्या नाम था उसका? मांडवी वियोग। सीता जी की पत्नी, सॉरी, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी। और मांडवी वियोग पर उन्होंने एक कविता और कहानियां लिखी। तो वो छायावादी थे और उस दिन से इनके हृदय बदल गए और वो छायावादी लिखना शुरू कर दिए। माने ऐसे ऐसे चीज जिस पर किसी का नजर ना गया हो, ठीक है ना, उसको हमारे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो आपने क्या समझा कि रामायण में उनकी कोई चर्चा नहीं है मांडवी का। सीता जी की जो पत्नी, सॉरी, लक्ष्मण की जो पत्नी थी, उनका कोई चर्चा नहीं। क्यों? आपको नहीं दिखाई पड़ा था कि वो लड़की जो अभी नई नवेली शादी होकर के आई है और उसका पति 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा है, उसके मन में क्या वियोग हुआ होगा? कभी तो आप एक बार, हे तुलसी बाबा और वाल्मीकि जी, आप एक लाइन तो कम से कम उसके लिए लिख देते। ऐसा हमारे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। कहने का अर्थ है
कि ऐसे छायावादी बातों को देख करके इनके मन में भावना जगी और उस दिन से छायावादी लिखना शुरू कर दिए। ठीक है ना। तो वर्णात्मक से कहां चले गए अब छायावादी में। उर्मिला वियोग था, सॉरी, मांडवी नहीं था उसका नाम, उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला, सॉरी गलती हो गई हमारा। वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, उर्मिला वियोग था, जिसके कारण वो उन्होंने लिखा था, उनकी पत्नी जो उर्मिला थी उनके बारे में जब सुने जाने, उनकी भावना जब महसूस हुई तो उस दिन से वो छायावादी लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो समझ ही रहे। मिलते हैं अगले दिन हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित तोरती पत्थर कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।